आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम लोग जो आज बात करेंगे वो मीनिंग पे बात करेंगे। ठीक है, कि आखिर इसका मतलब क्या होता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। और दूसरी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस है और साथ ही साथ क्या होता है कि इसका जो नेचर है इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अगर आपने देखा होगा तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो हमारी एनालिसिस होती है, जो हमारे पास व्यवहारिक नॉलेज होता है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें जो एक्यूरेसी डिग्री होती है, जो इसकी सत्यता का निर्धारण होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो इकोनॉमिस्टों के बीच में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। अब हमारे पास मीनिंग की जब मैं बात करता हूं कि द नेचर ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स यूजिंग मैथमेटिकल मेथड्स, यानी हम कोई भी थ्योरी है तो उस थ्योरी को हम मैथमेटिकल मेथड के माध्यम से स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल जो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कोई भी चीज को, अब मैथमेटिकल मेथड क्या कहलाता है कि कोई भी चीज को न्यूमेरिक डेटा में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं और न्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत इसे टेस्ट किया जाता है, और ये टेस्ट में अगर हमारे पास क्या हो जाता है कि थ्योरी काम करती है, तो इस प्रकार की जो इकोनॉमिक्स होती है उसे हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत काउंट करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने आपके पास क्या होता है कि जो भी इकोनॉमिक थ्योरी होती है उनको हम लोग क्या करते हैं, थ्योरीज होती है, जो मॉडल्स होते हैं या फिनोमिना या इससे रिलेटेड अदर चीजें होती हैं, उसको हम मैथमेटिक्स के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, अर्थात अंकों के रूप में उसको मेजरमेंट कर लेते हैं, अलजेब्रा के रूप में हम उसको मेजरमेंट कर लेते हैं और उसके आधार पर रिजल्ट फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होती है वो हमारी जितनी थ्योरीज हुई, जितने मॉडल्स हुए, जितने अदर फिनोमिनास हुए, यानी सारी चीज़ों को हम लोग एज अ नंबर कन्वर्ट कर लेते हैं, एज अ अलजेब्राइक क्या कहते हैं सिंबल में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके आधार पर इस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को हम टेस्ट करते हैं। अब लेट्स डेवल द डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल। चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कि इसका जो डीपर कॉन्सेप्ट है एग्जांपल के माध्यम से कि आखिर कहाँ पर ये जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है इन्वॉल्व होती है और किस रूप में होती है, हम जानना चाहते हैं। क्योंकि ये पहला यूनिट है, पहले यूनिट में जो पहला टॉपिक आपका है नेचर ऑफ द मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मीनिंग्स, कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंस, इन सारी चीज़ों पर हम जब बात करते हैं तो जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होती है वो लगभग हमारे लाइफ के हर एक क्षेत्र में काम कर रही है। तो अगर मैं बात करता हूं कि पहला अगर कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूं, इसमें मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करता हूं कि कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहां पर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स काम करती है, तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा पास है ऑप्टिमाइजेशन का। देखिए, ऑप्टिमाइजेशन जो होती है वो मैक्सिमाइजेशन से अलग बात होती है, मैक्सिमाइजेशन से अलग बात होती है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हिंदी में अगर आप देखते हो तो अनुकूलतम होता है, अनुकूलतम। मैक्सिमाइजेशन का जो हिंदी में अर्थ होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अधिकतम हमारे लाइफ में हो तो सकता, मैक्सिमाइज हो सकता है, बट वो कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन ना हो। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन के साथ यह आवश्यक नहीं है कि जो आपने कॉम्बिनेशन चुना है वो बेस्ट ही हो, वो बेस्ट नहीं भी हो सकता है, बट आपकी कंडीशन मैक्सिमम हो सकती। जैसे हम एक कंज्यूमर को खाना खिला रहे हैं, एक कंज्यूमर को खाना खिला रहे हैं, जितना वो अधिक खाना खाएगा, जितनी यूनिट ज़्यादा खाना खाएगा, हम क्या कहेंगे वो मैक्सिमाइज कर रहा है यूटिलिटी। लेकिन एक स्तर के बाद क्या होता है कि उसका टोटल यानी मैक्सिमम इंक्रीज कर गया है, बट हो सकता है कि वो बेस्ट कंडीशन ना हो। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन के अंतर्गत हम एक ऐसे संयोग को चुनते हैं जो बेस्ट कॉम्बिनेशन को हमको प्रोवाइड करता है, दैट मे बी नॉट मैक्सिमाइज,
वो हो सकता है कि अधिकतम पॉइंट ना हो, बट जो ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट होता है वो ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट बेस्ट कॉम्बिनेशन को दिखाता है, एक कंज्यूमर के वेलफेयर को मैक्सिमम करता है। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि अगर हम कंज्यूमर वेलफेयर की बात करते हैं कि जहां पर हम कह सकते हैं कि पेन कम हो, पेन न्यूनतम हो, तथा गेन अगर मैं बात करूं तो गेन मैक्सिमम हो, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो पेन अगर मैं बात करता हूं कि पेन मिनिमम है और गेन मैक्सिमम है, तो इन दोनों के जो डिफरेंस जनरेट होता है उसे हम लोग ऑप्टिमाइजेशन की डिफिनेशन देते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी कंडीशंस है जहां पर कंज्यूमर को न्यूनतम लागत के द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। उस कंडीशन को हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जब कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे वेलफेयर को मैक्सिमाइज करता है। ठीक है, अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करता हूं कि ऑप्टिमाइज इन्वॉल्व फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, यानी उसका सबसे बढ़िया आउटकम क्या है उसको ढूंढता है ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन क्या कहता है कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या है, बेस्ट पॉसिबल हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, गिवन कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव। अगर मेरे पास कोई कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेशंस या उद्देश्य दिए गए हैं, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है उसको ऑप्टिमाइजेशन करता है। तो ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हमारी जो लाइफ है, इस लाइफ में उस ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट को ढूंढने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम फर्म के ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो जहां पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमा होता है, ठीक है, और उसकी जो कॉस्ट होती है वो न्यूनतम होती है, उसके बीच के अंतराल को हम लोग ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से इस पॉइंट को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल हमको उस पॉइंट को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्या का जो एक कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमको करता है, इसलिए हमको मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिशियन ने बहुत अच्छा देखा कि एक काम करते हैं कि अगर प्रॉफिट इक्वल टू पाई इक्वल टू टीआर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट में माइक्स कर देते हैं तो हमको ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ऑप्टिमाइजेशन की जो थ्योरी है वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छे से जस्टिफाई हो सकती है। चलिए दूसरी हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आपके इक्विलिब्रियम एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल है। यानी कभी भी अगर हम संतुलन की बात करते हैं, चाहे वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें, चाहे हम प्रोडक्शन के अंतर्गत प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करें, इन पर सब पर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से क्या होता है, अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी जहां पर आपके पास जीरो हो जाती है, ये आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को बताने लगता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को बताने लगता है। या जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती है तो वो आपके पास क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बताने रखता है। इन द टर्मिनोलॉजी क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। ठीक है, वहीं पर जब हम क्या करते हैं इक्विलिब्रियम एनालिसिस स्टडीज द बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, तो जहां पर ये देखो कंज्यूमर के संदर्भ में बात की जा रही है कि जहां पर सप्लाई और डिमांड का क्या होता है वैल्यू सेम हो जाती है, वहां पर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को पा जाते हैं। तो ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा हमको हेल्पफुल कर देती है। और अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो एग्जांपल में मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जब हम ISLM मॉडल की स्टडी करते हैं तो ये आपने देखा होगा ISLM मॉडल के अंतर्गत कि IS क्या है, इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल टू सेविंग, यानी वस्तु बाजार में संतुलन। आपने एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ा होगा कि वस्तु बाजार में संतुलन और LM आपका लिक्विडिटी इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम। तो जब वस्तु बाजार में संतुलन मुद्रा बाजार में संतुलन को एक साथ बैठते हैं तो ये जनरल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी है। अब पूछोगे सर आई डोंट नो अबाउट द जनरल इक्विलिब्रियम। देखिए देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम। फर्स्ट है आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम
पार्शियल इक्विलिब्रियम वो होता है जब बाजार के किसी एक पार्ट में इक्विलिब्रियम होता है तो उसे हम लोग आंशिक संतुलन कहते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम की संज्ञा देते हैं। जैसे अगर आईएसएलएम मॉडल में हम इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग हो जाए, वस्तु बाजार संतुलन में होता, तो इसे हम पार्शियल इक्विलिब्रियम की संज्ञा देंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा पार्ट होता है कि अगर हमारे पास डिमांड लिक्विडिटी ऑफ द मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, ये दोनों बाय हो जाए तो हम क्या कहेंगे, मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम है। तो मनी मार्केट की इक्विलिब्रियम, तो इट इज आल्सो पार्ट ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम, ये भी पार्शियल इक्विलिब्रियम का ही पार्ट होगा। लेकिन जब वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम हो जाते हैं तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को हम लोग जर्नल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। वस्तु बाजार यानी जब बाजार में, देखो बाजार जो होता है, एक चीज याद रखना, बाजार में एक पावर्स नहीं काम करती है, कई पावर्स काम करती हैं। वहां पर आपके पास कंज्यूमर की दृष्टि से सेटिस्फैक्शन वाली वैल्यू काम कर रही होगी, प्रोड्यूसर की दृष्टि से वहां पर प्रोडक्ट बेचने वाली प्रक्रिया काम कर रही होगी, वहीं पर आपके पास फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन के माध्यम से जो लेबर काम कर रहे हैं उनका। तो यानी सारे बाजार जब एक साथ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो उसे हम लोग जर्नल इक्विलिब्रियम की संज्ञा देते हैं। और जर्नल इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करना सबसे आसान है कि अगर हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के माध्यम से इसका कैलकुलेशन करें तो बहुत आसानी से इसका कैलकुलेशन संभव हो सकता है। तो इकोनॉमिस्टों ने इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के माध्यम से कैलकुलेट किया और उनके लिए काफी इजी रहा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वेरी फेवरेबल, वेरी हेल्पफुल टू कैलकुलेट, टू ऑब्टेन द पार्शियल इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड द जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारे पास क्या होता है, एक मिनट, किसका ज्वाइनिंग प्रॉब्लम है, एक मिनट, मे बी सभी लोग कनेक्ट होंगे। ओके, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार देखो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो देख रहे हैं कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हमारे पास कहां पे हेल्प कर रही है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स देखिए जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल इक्विलिब्रियम सब जानते हो, पार्शियल इक्विलिब्रियम सभी जानते हो, बट इसकी एक्यूरेसी को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं कि सर पार्शियल इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, जनरल इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, तो बाय थ्योरी यू कांट डिफाइन। आप बाय थ्योरी नहीं बता सकते हो कि दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड दिस विल बी पॉइंट ऑफ द आपके पास किसका, जनरल इक्विलिब्रियम का। बट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स उस एक्यूरेसी को मेंटेन रखता है। इसलिए जो अर्थशास्त्री थे उन अर्थशास्त्रियों ने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को माना कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन द एक्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम, एनी टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम, चाहे वो जनरल इक्विलिब्रियम की बात करें, चाहे पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करें, या जितने टाइप्स के इक्विलिब्रियम हैं उन सभी टाइप्स के इक्विलिब्रियम की अगर आप बात कर लीजिए तो उन इक्विलिब्रियम को ये हमारे पास आसानी से एक्सेस कर देता है, कोई इशू नहीं आता है। चलिए आगे हम बात करते हैं डायनेमिक सिस्टम एनालिसिस। देखो बहुत केयरफुली देखिएगा, कुछ नए टर्मिनोलॉजी में आपके साथ यूज कर रहा हूं। डायनेमिक सिस्टम एनालिसिस का मतलब होता है डायनेमिक। देखिए जब हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्टों ने एक मान्यता यूज की थी और वो मान्यता थी कि ये मान लेते हैं कि भविष्य में किसी भी चर में परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी उत्पादन के साधन में, ये कह लो उत्पादन के साधन में परिवर्तन नहीं होगा, ये बोले थे, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ की आपके पास सोचिए
क्या भविष्य में 1 साल बाद पॉपुलेशन देश की बढ़ जाती, 1 साल बाद देश में प्रोडक्शन बढ़ जाता, 10 साल बाद देश में फैक्ट्रियां बढ़ जाती, 1 साल बाद देश में जंगल बढ़ जाते हैं, 1 साल देश के बाद 1 साल में क्या होता है, रोड बढ़ जाती है, बिजली बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है, तो एवरीथिंग इज द मूवेबल। जब हमको हर चीज परिवर्तनीय दिखाई पड़ रही है, ठीक है, जब हर चीज हमको परिवर्तित दिखाई पड़ रही है, तो आखिर इस एजम्पशन को क्यों ना हम रोक दिया जाए। यानी ये क्लासिकल जो एजम्पशन हमने ली थी वास्तव में बहुत सी चीजों को वायलेट कर रही थी, इसलिए जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे उन्होंने इस एजम्पशंस को हटाया और उन्होंने कहा कि डायनेमिक सिस्टम एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो डायनेमिक्स ये बताती है कि ड्यू टू टाइम आपका डिफरेंशियल एक इक्वेशन है, आप देखिएगा फर्स्ट यूनिट में लिखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यही बात को बताता है कि अगर टाइम टू टाइम एवरीथिंग इज चेंजेबल, तो बताइए इक्विलिब्रियम पॉइंट पाथ को हम कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे सर्च करेंगे, उसका इकोनोमेट्रिक मॉडल कैसे बनेगा, तो डायनेमिक सिस्टम एनालिसिस का वो पार्ट होगा। तो डायनेमिक सिस्टम एनालिसिस कहता है हाउ टू इकोनॉमिक वेरिएबल चेंज ओवर द टाइम, यानी टाइम के साथ साथ जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल आपके पॉपुलेशन हो सकते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल आपके संसाधन हो सकते हैं, रिसोर्सेस हो सकते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल आपके पास क्या होता है, अदर कंपोनेंट होता है, मार्केट मैकेनिज्म हो सकता है, आइटम ऑफ द मार्केट्स हो सकते हैं, ये सब ओवर द टाइम चेंज होते रहते हैं। तो जब ओवर द टाइम ये सब चेंज होते रहते हैं तो हमारे जो इकोनॉमिक का डायनेमिक पाथ होगा वो डायनेमिक पाथ भी चेंज होगा। तो आपने देखा होगा डायनेमिक पाथ में जब सोलो आप स्टडी कर रहे होगे, हैरेट डोमर आपने स्टडी किया होगा, डेवलपमेंट मॉडल आपने पढ़ा होगा, तो ओवर द टाइम आपने देखा होगा कि ओवर द टाइम हमारे पास जो ग्रोथ पाथ होता है वो ग्रोथ पाथ पहले हमारे पास Y1 था, यानी नेशनल इनकम यहां थी, लेकिन टाइम टू टाइम हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, हमारे कैपिटल आउटपुट रेशियो चेंज होता रहता है और हम एक पाथ से दूसरे पाथ, तीसरे पाथ, चौथे पाथ और लगातार इस डायनेमिक वर्ल्ड में नया इक्विलिब्रियम पॉइंट को ढूंढते रहते हैं। और ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स यहां पर हमको क्या करती है, हेल्प करती है और उसके परिणाम स्वरूप क्या करते हैं, हम उस पॉइंट को ओवर द टाइम उस चीज को हम सर्च करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन का क्या बनता है कि आज YT प्रेजेंट है, प्रेजेंट का मतलब कि आज हम 2024 में काम कर रहे हैं और जो पॉपुलेशन उसके साथ इक्विलिब्रियम पे काम कर रहे हैं, लेकिन ओवर द टाइम जब हम 2025 की बात करते हैं तो मतलब 1 साल की बात की बात करते हैं तो YT+1 हो जाएगा। जब YT+1 हो जाएगा तो मतलब ओवर द टाइम बात करते हैं, डायनेमिक सिस्टम एनालिसिस की हम बात करते हैं। जब Y = T+2 हो जाएगा यानी 2026 की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, ओवर द टाइम जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पाथ होता है वो लगातार चेंज हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप जो हमको डेवलपमेंट इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट होता है वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इजीली एक्सेस करा देता है, बता देता है और उस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के माध्यम से हम आसानी से उन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल, देखो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल में 2 प्रकार के मॉडल आपने बहुत अच्छे से, जब आपने इकोनॉमिक ग्रोथ आपका ग्रोथ वाला पेपर आपने पढ़ा होगा तो एक आपने पढ़ा होगा स्टैटिक ग्रोथ मॉडल, स्टैटिक ग्रोथ मॉडल पढ़ा होगा। ठीक है, स्टैटिक ग्रोथ मॉडल की एक सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग एजम्पशन थी कि ओवर द टाइम हम इकोनॉमिक वेरिएबल में चेंज नहीं स्वीकार करते। ठीक है, बहुत अच्छी एजम्पशंस थी कि ओवर द टाइम समय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कोई भी आर्थिक वेरिएबल में परिवर्तन नहीं होगा, ये हम माने थे और ये हमारा स्टैटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल था। लेकिन हमने दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल पढ़ा और उसको हमने क्या किया, डायनेमिक ग्रोथ मॉडल माना और डायनेमिक ग्रोथ मॉडल के अंतर्गत हैरेट डोमर मॉडल आए, सोलो मॉडल्स आए, जॉन रॉबिन्सन मॉडल्स आए और इन्होंने ओवर द टाइम इकोनॉमिक वेरिएबल्स को चेंज किया। तो इसकी जो हम स्टडी करते हैं वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से करते हैं और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हमको एक्यूरेसी के साथ उन चीजों को फाइंड आउट करने में मदद कर रही थी। ठीक है, सच एज द सोलो ग्रोथ मॉडल। देखिए सोलो ग्रोथ मॉडल क्या है, इस आपका डायनेमिक सिस्टम एनालिसिस है।
डायनेमिक सिस्टम एनालिसिस है कि अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाए और कैपिटल आउटपुट रेशियो चेंज होता जाए तो बताइए ओवर द टाइम कौन सा इक्विलिब्रियम प्राप्त हम रहेंगे। तो सोलो जो ग्रोथ मॉडल है वो इसी के माध्यम से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और किसके माध्यम से? बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिएगा आपको यूनिट 1 में लिखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रयोग हम, डिफरेंस इक्वेशन अलग चीज होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत ओवर द टाइम everything is changeable, then how we can find the equilibrium path that represented by डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत समय परिवर्तन के साथ साथ अगर हम कोई पाथ का निर्धारण करते हैं और जिसको हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जानना चाहते हैं तो हमको वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को डिफरेंशियल इक्वेशन का नॉलेज नहीं है तो वो ग्रोथ पाथ मॉडल, सोलो ग्रोथ पाथ मॉडल को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकता। अलग बात है वो रट ले, वो अलग बात है कि रट्टा मार दे या कुछ भी कर दे, बट डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल के अंतर्गत उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएगा कि आखिर इस मॉडल को कैसे डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वहां पर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। ठीक है, हाउ टू कैपिटल एक्यूमुलेशन, जो हमारे पास पूंजी है उसका हम उपभोग कैसे करते हैं, हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड द टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, लगातार देखिए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी रात दिन आती जाती है, आज नए पेन आ रहे हैं, कल दूसरे पेन आ जाएंगे, एक से एक एडवांसमेंट आता चला जाता है और उसके साथ हमको इकोनॉमिक ग्रोथ में एक नया पाथ ढूंढना पड़ता है। तो उसे हम लोग डायनेमिक सिस्टम एनालिसिस के पार्ट मानते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक सिस्टम एनालिसिस को एक और टर्मिनोलॉजी कहते हैं, इसे हम लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ पाथ को भी कह सकते हैं। यानी जो आपका डायनेमिक सिस्टम एनालिसिस होगा, डायनेमिक, ये हरदम लॉन्ग टर्म ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ पाथ होंगे और इसको हमको ट्रैकिंग करने के लिए, इसको मॉडल को डेवलपमेंट करने के लिए हमको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बहुत अधिक हेल्प लेनी होगी। ठीक है, तो बिना मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम इसको नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज थर्ड समझ में आ गया कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालिसिस या टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन विद द डायनेमिक सिस्टम एनालिसिस। ये आपको चीजें पता चल गई। नाउ द नेक्स्ट है गेम थ्योरी। आपने देखा होगा गेम थ्योरी में, गेम थ्योरी देखो मैं बताऊं कि आपको पता नहीं आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, ये एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है यानी एनालिसिस का पार्ट है। तो जब आपके पास कुछ ऐसा कंडीशंस होते हैं, ठीक है, जब कोई ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें दोनों पार्ट में सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो वहां पर हम लोग गेम थ्योरी को इंप्लीमेंट करते हैं। आपने कहा सर नहीं समझ में आया, ठीक है नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक घर से दो चोर पकड़े गए, एक का नाम था ए, एक का नाम था बी। एक घर से दो चोर पे पकड़े गए। इन दोनों चोरों ने पुलिस वैन में बैठने के बाद डिसीजन लिया कि डू नॉट एक्सेप्ट द क्राइम, डोंट एक्सेप्ट द क्राइम, या जो भी आपने किया है उसको एक्सेप्ट हम दोनों लोग नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको सजा कम मिलेगी, सजा कम मिलेगी। अब यहां पर देखो दोनों सिमिलर हैं और बेस्ट सोल्यूशन पर हम लोग नहीं पहुंच रहे हैं, ऑप्टिमम सोल्यूशन पर नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर रखा है। जैसे बाजार में आपने देखा होगा, कटरा बाजार में, कि एक काम करना भाई, तू भी मत रेट गिराना, मैं भी रेट नहीं गिराऊंगा, देखता हूं कंज्यूमर कब तक नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन उस प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम है, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या सोल्यूशन के कारण वो क्या करता, प्राइस डिक्लाइन नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, गेम थ्योरी लगाते हैं, और गेम थ्योरी के अंतर्गत पुलिस वाले क्या करते हैं, ए को एक सेल में बंद करते हैं और बी को दूसरी सेल में बंद करते हैं। ठीक है, अब गेम थ्योरी यहां पे लगने जा रही है। गेम थ्योरी क्या कहती है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का यह सॉल्यूशन है। एक पुलिस वाला आता है, ए के पास आता है, अब बोलता है कि बी ने गुनाह को कबूल कर लिया है, लेकिन इस शर्त के साथ कि मेरी सजा आधी होनी चाहिए। तो तुरंत ए एक्सेप्ट कर लेता कि नहीं साहब मैं भी कबूल कर लूंगा, अगर उसने कर लिया होगा मेरी सजा आधी कर दो। तो
तो एक गेम खेला जाता है कि बी ऑलरेडी एक्सेप्टेड योर अपना ओन क्राइम, और इसलिए इस शर्त पे उसने एक्सेप्ट किया कि मेरी सजा आधी कर दो, ए के विषय में सारा बात बता दूंगा। ठीक है, तो जब मार्केट में सॉल्यूशंस नहीं मिलता तो आप क्या करते हो, कटरा बाजार में जाते हो और एक बुक है जो मार्केट में 1000 प्राइस की है लेकिन एक्चुअल प्राइस उसका 600 है, और मार्केट में आपको अदर 2 दुकानों के अलावा नहीं है, तो आप क्राइम करते हो, आप गेम थ्योरी लगाना चाहिए। क्या, अरे मेरी फ्रेंड अभी कल लेकर के भैया आपसे 600 रुपए का गई है, कहिए तो मैं उसकी पर्ची मंगा दूं। ठीक है, दुकान वाले ने कहा ऐसा है, हाँ, लेकिन कहा है वो दुकान वाले ने कहा था कि आप किसी को बताना मत। ठीक है, हम जा रहे हैं वहीं से ले ले। तुरंत दुकान वाला एक बोलेगा, एक काम करो बहन, आप हमसे 600 ले लेना, लेकिन किसी को बोलना मत कि हमने 600 की आपको बुक्स दिया है। तो गेम थ्योरी एक ऐसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन को ढूंढती है, स्ट्रेटजिक इंटरेक्शंस को ढूंढती है। देखो साफ साफ इसमें एक बहुत अच्छा टेक्निकल वर्ड लिखा, गेम थ्योरी स्ट्रेटेज क्या, स्ट्रेटजिक इंटरेक्शन को ढूंढती है, और जहां पर रेशनल डिसीजन मेकर की बात होती है कि जहां पर रेशनल डिसीजन मेकर्स होते हैं वहां पर इस सॉल्यूशन को लेकर के आती है, तो वहां पर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो स्ट्रेटजिक इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती हैं वो स्ट्रेटजिक इंटरेक्शन करती हैं, और स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप वो मार्केट में क्या होता है, किसी भी कंट्री के पास जाइए वो कम दाम पर तेल बेचने को तैयार होंगे ही नहीं होंगे। बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं होंगे, एक मिनट, शेयरिंग प्रॉब्लम है, जस्ट शायद वॉइस क्लियर होगी ना आपको सभी को। ओके, तो ये हमारे पास गेम थ्योरी है। अब देखिए एग्जांपल, द प्रिजनर्स डायलेमा। मैंने प्रिजनर्स डायलेमा अभी आपको बताया कि 2 प्रिजनर्स होते हैं, पहले आपस में स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, क्लासिकल इम्पावर वेयर द मैथमेटिकल एनालिसिस रिवील हाउ डू इंडिविजुअल में नॉट बे कोऑपरेट। जब दोनों लोग म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिए और एक कोऑपरेट नहीं करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कलेक्टिव बेस्ट इंटरेस्ट करते हैं, और हम कुछ ऐसी रणनीतियां अपनाते हैं जिसके माध्यम से उनकी पावर्स को खत्म करते हैं। तो ये हमारे पास गेम थ्योरी का पार्ट होता है, और इस गेम थ्योरी को हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बहुत आसानी से सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, अगला है प्रोबेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आपके पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी की बहुत अच्छी बात करता है। प्रोबेबिलिटी की बात करता है कि हमारे पास क्या होता है, जहां पर अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है, तो उस अनिश्चितता के अंतर्गत, प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत वो बता देता है कि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि कैसे हमारे पास चीजें अच्छी हो सकती हैं। अब जैसे मैं बताऊं प्रोबेबिलिटी की बात, एक मेरा फ्रेंड था, उससे मैंने पूछा कि आप एग्जाम में जाते हो क्या करते हो, कहता कि जब मुझे कोई प्रश्न नहीं आता है तो मैं क्या करता हूं कि वहां पर एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन, जैसे आपने देखा होगा कि ए बी सी डी ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन मैं चुन लेता हूं। अब मान लो 40 क्वेश्चन में मैंने एक ऑप्शन लगाया तो निश्चित रूप से 10 क्वेश्चन सही होने की प्रायिकता है, क्योंकि प्रत्येक जो इनके ऑप्शंस हैं इनके सही होने के चांसेस 25% होते हैं अगर 4 ऑप्शंस गिवन है। और कोई कैंडिडेट द्वारा अगर इसमें किसी एक ऑप्शन को उसने 20 सेलेक्ट करके सब जगह मारा तो निश्चित रूप से 25% उसके क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्या करती है, आपको अनसर्टेनिटी कंडीशन में भी प्रोबेबिलिटी के माध्यम से उस सॉल्यूशन को के अंतर्गत ले जाती है जो सॉल्यूशन आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। आपको लग रहा था कि कोई, क्योंकि चारों ऑप्शन अननोन है। ठीक है, अगर आपको हल्का सा हिंट हो जाए, हिंट क्या हो जाए कि इन चारों ऑप्शन में
ये तो मैं कंफर्म हूं कि ए एंड डी नहीं होंगे, ये आई एम राइट, बस बी और सी में मुझे कंफ्यूजन है, तब प्रोबेबिलिटी चांसेस आपके 50 और 50% हो जाते हैं। तब प्रोबेबिलिटी चांसेस आपके 50-50% हो जाते हैं। तो जब हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी या अनसर्टेनिटी की बात आती है तो वहां पर आपका जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होता है वो बहुत अच्छे से डील करता है और उन सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है जहां पर इस तरह के हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को ढूंढने में हमको मुश्किलें होती हैं, तो उस मुश्किल को ये बहुत अच्छे से टैकल आउट करता है और सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में हमको हेल्प कर देता है। जैसे ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल इन फाइनेंस, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल इन फाइनेंस में हम प्रोबेबिलिटी मॉडल या अनसर्टेनिटी मॉडल का प्रयोग करते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, सच एज द ब्लैक इस कहते हैं स्कोल्स मॉडल यूज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ फाइनेंस ऑप्शंस अंडर द अनसर्टेनिटी मार्केट कंडीशन। आपने देखा होगा जो शेयर मार्केट जो होता है ये प्रोबेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी मार्केट होता है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी और अनसर्टेनिटी मार्केट को इंप्लीमेंट करके हम अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट है इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स हमने देखा इकोनॉमिक्स में हमने क्या किया, अप्लाइड स्टैटिक्स मेथड को जब हम लगा देते हैं, मैथमेटिक्स अलग चीज होती है, स्टैटिस्टिक्स अलग चीज होती है, तो जब हम स्टैटिक्स को अप्लाइड के रूप में लगा देते हैं, ठीक है, किसमें, इकोनॉमिक्स में, तो टू एनालाइज द इकोनॉमिक डेटा, जो हमारे पास इकोनॉमिक डेटा होता है, टेस्ट इकोनॉमिक थ्योरीज, यानी जो इकोनॉमिक थ्योरीज होती हैं उनको स्टैटिकल टूल्स के माध्यम से हम लोग टेस्ट करने लगते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, इकोनोमेट्रिक्स होता रहती है। और इकोनोमेट्रिक्स भी हमको एक्यूरेसी की तरफ बहुत ज्यादा ले जाती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस आपको एमए पीजी में तो कंपलसरी है, तो रिग्रेशन एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर बाजार में आज एक कहता है प्राइस इसका इतना है, पॉपुलेशन इतनी है, डिमांड इतनी है, तो भविष्य में अगर यही पॉपुलेशन रही, डिमांड रही, तो भविष्य में क्या होगा। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है कि मार्केट प्राइस एक्सपेक्टेशंस को भविष्य के रेस्पेक्ट में हमको एस्टिमेट करने में बहुत अच्छा मदद करती है। जैसे क्या होता है कि समय के साथ हमारे पास क्या होता है कि कैसे आय बढ़ने के साथ साथ उनके डिमांड में परिवर्तन आ जाए, तो उसको रिग्रेशन एनालिसिस से बहुत अच्छे से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है या नेचर है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है इकोनोमेट्रिक्स की एनालिसिस में, और इकोनोमेट्रिक्स जो आपकी होती है वो एक्यूरेसी लेवल को इंप्रूव कर देती है, बढ़ा देती है। आगे है डिसीजन थ्योरी। ठीक है, जब हमको डिसीजन लेना होता है, आप जाते हो मार्केट में, 2, 3, 4 प्रकार के सोफे आपने देखा, कौन सा सोफा हमको लेना है, ठीक है, कंफ्यूज, ठीक है, ये है 10,000 का, ये है 9,000 का, ये है 11,000 का, ये है 10,500 का, और एक से वैरायटी एंड एक से क्वालिटी आपको मिलती है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो और यू कांट डिसीजन, तब आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो वहां पर डिसीजन थ्योरम में, थ्योरी के अंतर्गत जो हमारी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होती है, वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। और इस क्या होता है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि डिसीजन थ्योरी, हाउ टू इंडिविजुअल मेक चॉइसेस, फिर वो उससे हम देखते हैं कि इस अनसर्टेनिटी में पहली चीज तो उसको कलर कौन सा पसंद है, इसका एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दूसरा उसके घर में स्पेस कितना, इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तीसरा उसका बजट क्या, वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, चौथा क्या होता है कि कंफर्टेबल किसमें, वो बनाते हैं, पांचवा लॉन्गविटी कि कौन सोफा कितने दिन तक चलेगा। इस प्रकार के कुछ पैरामीटर्स को हम लोग डिसाइड करते हैं, और डिसाइड करने के बाद देखते हैं कि ये पैरामीटर्स किस सोफे के साथ हमको बहुत अच्छे से अलाइन हो जाते हैं, और उस कॉम्बिनेशन को हम खरीद लेते हैं। इस प्रकार एक इंडिविजुअल्स का जो चॉइस है, यानी जो अनसर्टेनिटी की कंडीशन में चॉइस है, उस चॉइस को मेंटेन करने में डिसीजन थ्योरी बहुत हेल्पफुल होती है। एग्जाम्पल, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी मॉडल। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी मॉडल कि अगर मान लीजिए एक मैं मकान खरीद रहा हूं, तो इसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी क्या होगी, क्या मैं उसमें रहूंगा तो मुझे कितना आनंद आएगा। तो यहां पर जब हम कोई भी व्यक्ति जब मकान खरीदता है या कोई भी चीज खरीदता है, तो वो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी मॉडल का यूज करता है। आप कपड़े खरीदते हो तो आप अनुमान लगाते हो कि मैं इसको
किस किस पार्टी में पहन सकता हूँ, किस किस मेले में पहन सकता हूँ, कहाँ कहाँ पहन सकता हूँ। तो जब आपकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या हो जाती है, कई जगह से कैलकुलेट होकर के आ जाती कि नहीं, एक काम करते हैं बुआ की लड़की की शादी वहाँ पर हम इसको यूज कर लेंगे, एक काम करते हैं गाँव में मेला लगा वहाँ पर हम यूज कर लेंगे, एक काम करते एग्जाम देने जाना। तो जब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी आपकी कहती है कि नहीं इसकी यूटिलिटी है बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसको क्या करते हैं, पे ऑफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट आउटकम, तो हम उसको खरीदने की हमारी जो प्रायिकता होती है वो पहले से बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये डिसीजन थ्योरी होती है, डिसीजन थ्योरी को जो इकोनॉमिक्स होती है वो इकोनॉमिक्स आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बहुत हेल्पफुल हो जाती है और उसके आधार पर हम बहुत एक्यूरेसी से उन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है माइक्रो फाउंडेशंस। माइक्रो फाउंडेशंस क्या होता है? माइक्रो फाउंडेशंस क्या होता है, ये इकोनॉमिक थ्योरीज को, जैसे क्या होता है, ये बिहेवियर एजेंट को बिल्ड करता है। बिहेवियर एजेंट को, लोगों की जो बिहेवियर एजेंट होता है, तो कुछ लोग होते हैं कि क्या होता है, मार्केट में जाते कई कॉम्बिनेशन एक साथ बनाते हैं, कई कॉम्बिनेशन एक साथ बनाते हैं। तो अगर हम किसी व्यक्ति के बिहेवियर की स्टडी करना चाहते हैं तो उसको हम माइक्रो फाउंडेशन के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो फाउंडेशन के अंतर्गत मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के माध्यम से इस चीज की स्टडी करना प्रारंभ करते हैं। तो उसके आधार पर हम इकोनॉमिक बिहेवियर को मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो माइक्रो फाउंडेशंस की थ्योरी कहलाएगी। अब हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास होता है यूटिलिटी मैक्सिमाइज मॉडल। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यूटिलिटी मैक्सिमाइज मॉडल पे हम स्टडी करना चाहते हैं कि एक हमारे पास क्या होता है, आदिवासी ग्रुप है और वो जंगलों में रहता है और जंगलों की चीजों को खाता है। तो अब बताइए उसका यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन मॉडल कैसे काम करेगा, इसकी हमको स्टडी करना होगा। तो यहां पर माइक्रो फाउंडेशंस थ्योरी लगेगी और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम इसको सेटिस्फैक्शन लेवल को और उनके पास कितना बजट दिया है उसके आधार पर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर पार्ट को अगर हम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो बिहेवियर पार्ट को अगर हम एनालिसिस करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर आपको माइक्रो फाउंडेशन थ्योरी को लगाना होगा। और माइक्रो फाउंडेशन थ्योरी के अंतर्गत जो आपकी थ्योरी डेवलप होकर के आएगी वो थ्योरी को टेस्ट करने के लिए आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के माध्यम से ही आगे जाना होगा, तभी आप अच्छे से इसको कैलकुलेट कर सकेंगे, अन्यथा इसको अच्छे से कैलकुलेट आप नहीं कर सकेंगे। आगे है सोशल वेलफेयर एनालिसिस। आपने देखा होगा सोशल वेलफेयर एनालिसिस में आपने वर्सा का वेलफेयर मॉडल पढ़ा होगा, आपने पीगू का वेलफेयर मॉडल पढ़ा होगा। ये सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने वाले मॉडल्स होंगे। तो ये सामाजिक जब कल्याण को अधिकतम करने की बात करते हैं तो ये समाज के जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके जो सेट्स होते हैं उन सेट्स के कॉम्बिनेशंस को सोशल वेलफेयर कर्व में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब सोशल वेलफेयर कर्व में कन्वर्ट करते हैं तो सभी व्यक्तियों का जो क्या होता है, जो सेटिस्फैक्शन होता है या इंपैक्ट होता है, उन सारे इंपैक्ट को मैथमेटिकल के रूप में हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के माध्यम से क्या करते हैं, एक्सेस हम कर सकते हैं। देखो किसी के भी बिहेवियर को या सेटिस्फैक्शन को अगर हम डिजिट के फॉर्म पे नहीं रखेंगे तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो वर्गसा का आपने देखा होगा, कॉल्डर हिक्स का आपने देखा होगा, इन्होंने जब सोशल वेलफेयर एनालिसिस को एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, तो इनके वेलफेयर को कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर एनालिसिस इवैल्यूएट्स पॉलिसीज बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट एंड ओवरऑल सोसाइटिकल वेयर, कि अगर हम कोई पॉलिसी लगाते हैं किसी सोसाइटी में, मान लीजिए एक हमने पार्क बना दिया, ये पार्क बना दिया, और व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ दिस पार्क ऑन द सोसाइटी, सोसाइटी के लोगों पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो हम इसके यूटिलिटी को मेजरमेंट करते हैं, लोगों से पूछते हैं। तो हो सकता है कि इसमें कुछ वर्ग हो जो कहते कि नहीं, हम वी डू नॉट यूज दिस द पार्क, हम नहीं करते, तो उनको छोड़ दीजिए। लेकिन जो व्यक्ति
बूढ़े या बच्चे या औरतों द्वारा इस पार्क का यूज किया जाता है तो निश्चित रूप से उनकी यूटिलिटी या उनके वेलफेयर या उनके सेटिस्फैक्शन लेवल पहले से इंप्रूव हुए होंगे, और उन सेटिस्फैक्शन लेवल को जब इंप्रूव हुए होंगे तो उसको हम मैथमेटिकली मेजरमेंट करते हैं और इस प्रकार दिखाते हैं कि जो सोसाइटी में वेलफेयर था W1, जब पार्क बन गया तो अब हमारा वेलफेयर का लेवल इंप्रूव होकर के W2 हो जाता है, और इसी प्रकार जो वेलफेयर है वो इंप्रूव होकर के W3 हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल वेलफेयर है वो कंटिन्यू इंप्रूव होकर के चला जाता है। तो ये जो कर्व एस्टिमेट करते हैं, ये जो W1 से W2, W2 से W3 पर जाते हैं, ये हमारे पास सोशल वेलफेयर एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगला एग्जाम्पल, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यूजेस मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, देखो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंतर्गत हम मैथमेटिकल मेथड को हम यूज करते हैं। कंपेयर द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज टू डिटरमाइन द नेट सोसाइटिकल इम्पैक्ट। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, नेट सोसाइटिकल इम्पैक्ट को आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का आपने कॉन्सेप्ट यहां पर देखा होगा कि कहां कहां पर कितना अधिक यूजफुल है हमारी लाइफ में। यदि एवरी कंपोनेंट या एवरी पार्ट या एवरी डायमेंशन ऑफ द लाइफ हमको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के माध्यम से हम एक्यूरेसी या एक्यूरेट चीजों को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की, बात करते हैं 10 पॉइंट है, तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भी जो हमारे पास क्या होता है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होता है, वो पोर्टफोलियो थ्योरी को कैलकुलेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। हमारे पास पोर्टफोलियो को मैक्सिमाइज रिटर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो वहाँ पर भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम इंपॉर्टेंस की बात कर ले कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हमारे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंस। अभी तो हमने कॉन्सेप्ट देखा, एक दो हम इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंस है। विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल हम इसको एनालिसिस करना चाहेंगे। तो पहली चीज है रिगोरियस एनालिसिस। कहीं कहीं कुछ एनालिसिस होती है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि कटरा बाजार का आप पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करके दिखाइए, तो बिना मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एक दुकान का इक्विलिब्रियम पाथ, एक पार्शियल इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना होगा एक एक दुकान का, और फिर इन दुकानों के साथ पूरे बाजार का इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको ढूंढना होगा, और तब हम पाएंगे जनरल इक्विलिब्रियम। तो जहां पर रिगोरियस एनालिसिस होती, ये तो मैंने एक छोटा सा मार्केट आपको दिया, कौन सा, कटरा मार्केट। जब हम वर्ल्ड लेवल के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है, और वहां पर हम पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो वहां पर एनालिसिस हमारी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो इस प्रकार की डिफिकल्टीज को, रिगोरियस का मतलब होता है दृढ़ एनालिसिस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स अ रिगोरियस फ्रेमवर्क फॉर द एनालाइजिंग इकोनॉमिक थ्योरीज फिनोमिना इंश्योरिंग द लॉजिकल कोहेरेंस एंड द कहते हैं कंसिस्टेंसी। यानी हम पूरे वर्ल्ड लेवल की कोई भी एनालिसिस होती है उसको बहुत आसानी से इसके माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरम मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि पूरी भारत के अगर मैं कहूं कि जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट आप बनाइए तो कम से कम 1 लाख फंक्शन पार्शियल इक्विलिब्रियम के बनेंगे। 1 लाख मैंने मिनिमम बताया है, 1 लाख फंक्शंस हो सकता है कि आपको 1 लाख से 2 लाख भी हो सकते हैं, इट में भी पॉसिबल 50,000 भी हो सकते हैं। इतने पार्शियल इक्विलिब्रियम आपके इक्वेशन बनेंगे, और इन पार्शियल इक्विलिब्रियम के आधार पर आपका जनरल इक्विलिब्रियम आपका सॉल्यूशन आएगा। तो ये एक आपका रिगोरियसली आपका क्या है, एनालाइज है, जो आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के माध्यम से इजी या पॉसिबल बनाता है। दूसरा है पॉलिसी रिलेवेंस। हमारे पॉलिसी में क्या करते हैं, बड़ा डेटा उठाते हैं, बड़े चीज़ों को सोचते हैं, बड़े चीज़ों पे बात करते हैं। अब इसके लिए पॉलिसी रिलेवेंस अगर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स नहीं होगी तो पॉलिसी मेकर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। क्योंकि पॉलिसी मेकर क्या करता है कि पॉलिसी मेकर इन तथ्यों को देखता है,
पॉलिसी मेकर उन चीजों को देखता है, एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद नई पॉलिसी बनाता है। तो इसके लिए पॉलिसी मेकर को सबसे पहले मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को इनेबल्स करना होगा। बिना मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के पॉलिसी मेकर काम नहीं कर सकते हैं। और वो पोटेंशियल देखते हैं, इंपैक्ट स्टडी करते हैं, पोटेंशियल इंपैक्ट स्टडी कि जो उनकी, जैसे उन्होंने भारत में क्या चालू किया कि भारत में 5 किलो अनाज प्रोवाइड करना, क्या उस 5 किलो के अनाज के परिणाम स्वरूप किसी परिवार की स्थिति अच्छी हुई है? या बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना है, तो क्या इस बच्चों को स्कॉलरशिप जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस स्कॉलरशिप के परिणाम स्वरूप उन बच्चों की स्टडी अचीवमेंट में कोई इंपैक्ट पड़ा है? इन कई चीजों का एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बनता है, मैथमेटिकल साइमल्टेनियस। इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बनते हैं और उनकी हम एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो ये होता है जैसे डायनेमिक स्टॉकिस्ट जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है, डायनेमिक स्टॉकिस्ट जनरल इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने के लिए, ये पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, पूरे देश में मनी फ्लो कितना हो रहा है, कहते हैं इफेक्ट कितना मॉनेटरी पॉलिसी का पड़ रहा है इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कैसे पड़ रहा है, आउटपुट पर कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे। तो इन सब की स्टडी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के माध्यम से ही पॉसिबल हो सकती है, अन्य माध्यम से ये पॉसिबल नहीं हो सकती। आगे हमारे पास है प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी, प्रिडिक्ट करते हैं हम चीजों को। प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि हम अर्थव्यवस्था में जैसे बारिश का अनुमान लगाना कि अगर 2024-25 में जून के महीने में इतनी बारिश हो जाती है तो हमारे टोटल प्रोडक्शन में इतनी की वृद्धि हो जाएगी, जो हमारे इतने पॉपुलेशन के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी के साथ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम फंक्शंस के माध्यम से, चाहे वो रिग्रेशन मॉडल फंक्शंस हो, चाहे वो लॉजिक एनालिसिस मॉडल हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी एनालिसिस मॉडल हो, इन मैथमेटिकल मॉडल्स के माध्यम से हम प्रिडिक्शन या इकोनॉमिक बिहेवियर को बहुत अच्छे से मेजरमेंट कर सकते हैं और उससे एक्सपेक्टेड आउटकम, एडिंग इन द डिसीजन, जो हमारे पास निर्णय होते हैं उनको क्या कहते हैं, कम या ज्यादा भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा के अंतर्गत क्या होता है, एक टाइम सीरीज डेटा हमको क्या करता है, वो बताता है कि फ्यूचर में किसी वस्तु का मूल्य क्या होगा। ठीक है, इकोनॉमिक वेरिएबल जैसे जीडीपी ग्रोथ को बताना, ये प्रेडिक्ट वेरिएबल है कि 2026-27 की होगी, 30 की में क्या होगी, इन्फ्लेशन रेट्स क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या रहेंगे। तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन कैपेबिलिटी है जिसको हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होता है, हम कोई भी चीज को डेटा के रूप में कन्वर्ट करते हैं और उसको हम मैथमेटिकल टूल्स के माध्यम से एनालिसिस करते हैं, तो हमारी जो एक्यूरेसी लेवल होती है वो एक्यूरेसी लेवल हमारी बढ़ जाती है, जिससे हमको डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो ये है हमारी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।